नहीं हुआ तो काम आ जाएगा, हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया। और देखते हैं यहां पर कह रहे हैं एक वायर है 1 mm से खींचा है, 2 जूल वर्क करना पड़ा है भैया। अब कह रहे हैं 1 mm से खींचना है, लेंथ हाफ है, रेडियस डबल है भैया। अरे मैं ये कह रहा हूं मोटी भैंस, ओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको, निष्ठा। निष्ठा बेटा देखो F/A ये हो गया स्ट्रेस। हालांकि स्ट्रेस में बेटा जो F/A ना लिखना चाहिए, स्ट्रेस में लिखना चाहिए T/A। क्या लिखना चाहिए? T/A। आर्किशव हटाइए क्या? नहीं है तो बेटा स्ट्रेस में लिखना चाहिए T/A, क्योंकि स्ट्रेस इज रिलेटेड टू इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ बराबर है, आपने F लगाया तो अंदर टेंशन T डेवलप जो हुई है वो F के बराबर है। लेकिन अगर अलग हुई तो कहना चाहिए, अगर मेरे को वहां पर पूछता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, F जो स्ट्रेस है वो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया है या इंटरनल फोर्स, तो F इज यहां पर जो फोर्स होता है, यहां पर जो टेंशन होती है वो इंटरनल फोर्स। वो कौन सा फोर्स है? इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। बहुत ही शानदार। तो यहां से आ जाएगा T इक्वल टू YA/LX, T इक्वल टू YA/LX, T इक्वल टू KX। तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? हाफ KX स्क्वायर। क्या हो जाएगी एनर्जी? हाफ KX स्क्वायर। हाफ KX स्क्वायर। तो एनर्जी हो जाएगी हाफ YA/L X स्क्वायर। ये हो गई एनर्जी, ठीक है। इसके बाद यहां पर अब देखो कह रहे रेडियस डबल कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। लेंथ हाफ कर दी तो ये क्या जाएगा? 8 टाइम्स। तो पहले अगर एक्स खींचने में वर्क हुआ था 2 जूल, तो अब एरिया क्या हो गया? 4 टाइम्स। लेंथ हो गई हाफ, तो यहां से 4 और 2 मिलकर क्या होगा? 8। 16 जूल अब लगेगा वर्क। अब वर्क क्या लगेगा? 16 जूल। अब बेटा अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि भैया अगर पावर है P, कह रहे हैं 2 बल्ब हैं, वेवलेंथ अलग अलग है, 2 बल्ब हैं, वेवलेंथ अलग अलग है, दोनों से फोटॉन्स के नंबर निकलने का रेशियो बताइए। एक यूवी बल्ब है और एक IR बल्ब है, एक अल्ट्रावायलेट बल्ब है, एक इंफ्रारेड बल्ब है। तो बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, P अगर पावर है, एक फोटोन निकलेगा तो एनर्जी क्या निकलेगी? hc/λ। और अगर n फोटोन निकलेंगे तो एनर्जी क्या निकलेगी? nhc/λ। तो nhc/λ P के बराबर है, तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे? P(λ/hc). अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, कह रहे हैं 2 बल्ब है, दोनों की पावर सेम है और लैम्डा अलग अलग है, तो बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स और प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मन में सवाल आता है नंबर ऑफ फोटॉन्स लैम्डा के प्रोपोर्शनल क्यों होंगे? क्योंकि लैम्डा ज्यादा होगा तो एक फोटोन की एनर्जी कम होगी, और टोटल एनर्जी अगर वही निकल रही है, टोटल एनर्जी अगर वही निकल रही है, तो बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा चाहिए होंगे वही एनर्जी निकालने के लिए। बेटा मैं फिर से बोल दे रहा हूं, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, अगर लैम्डा ज्यादा है, अगर लैम्डा ज्यादा तो एक फोटोन की एनर्जी कम है और टोटल एनर्जी वही निकलनी है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा चाहिए, तो लैम्डा ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे। तो कोई कहेगा सेम पावर का बल्ब है, अगर मैं उसका लैम्डा बढ़ाते जा रहा हूं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा? लगातार बढ़ते चले जाएंगे। कोई कह रहा है मेरे पास एक बल्ब है जिसकी पावर वही है, मैं लैम्डा को घटाते जा रहा हूं, तो मैं एक फोटोन की एनर्जी को बढ़ाते जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम चाहिए होंगे वही एनर्जी एमिट करने के लिए। तो कोई कहेगा अगर लैम्डा बढ़ते जा रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं पर सेकंड वो बढ़ते चले जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स जो निकल रहे हैं पर सेकंड वो बढ़ते चले जाएंगे। और कोई कहेगा अगर मैं लैम्डा को लगातार घटाते जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो घटते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि लैम्डा अगर घटेगा तो एक फोटॉन की एनर्जी ज्यादा हो गई, टोटल एनर्जी वही निकल रही है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या चाहिए होंगे? अब कम चाहिए होंगे, क्योंकि एक की एनर्जी ज्यादा है, टोटल एनर्जी वही निकलनी। कह दो आ गया बेटा। बस मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं अगले क्वेश्चन में, अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा अगर मान लो कोई कहता है मेरे पास एक बल्ब है जिसकी पावर को मैं यूज कर रहा हूं इस सरफेस से, इस टेबल से फोटॉन्स निकालने, मान लो ये मेटेलिक टेबल है, इससे फोटॉन्स, इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए। कह रहे फोटो करंट जो भी आ रहा है, अब मैं लैम्डा को बढ़ाते चला जा रहा हूं, तो फोटो करंट का बताओ क्या होगा? बेटा जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा फोटो करंट भी बढ़ता चला जाएगा और अचानक से जीरो हो जाएगा। कब? जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा पे आप पहुंच जाएंगे। वैसे जब लैम्डा बढ़ेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के पार निकलोगे तो फोटो करंट क्या होगा? अचानक से गायब। बेटा फोटो करंट जो होता है, जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा आते हैं, हाँ उस पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि एफिशिएंसी नियरली कांस्टेंट होती है। जैसे मान लो 10,000 फोटॉन्स आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बेटा एफिशिएंसी नियरली कांस्टेंट होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कांस्टेंट होती, नियरली कांस्टेंट होती है। आप मान सकते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए कांस्टेंट है। एक्चुअली में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बेटा एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन आप मान सकते हैं नियरली एफिशिएंसी इज कांस्टेंट, नियरली एफिशिएंसी इज
कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई है? तो बेटा मैंने आपको ये बताया, कोई कहेगा लैम्डा बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो फोटो करंट बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते, लेकिन थ्रेशोल्ड के बाद अचानक से जीरो। थ्रेशोल्ड के बाद क्या हो जाएगी? बत्ती गुल, क्योंकि एनर्जी अब थ्रेशोल्ड एनर्जी रही नहीं गई, अब फोटोन निकालने लायक एनर्जी बची ही नहीं। मयंक है मेरा दोस्त बाफिला। हाँ नेक्स्ट, टी का पड़ोसी होता है 2 पाई एफ, एक की फ्रीक्वेंसी है 250, एक की है 253, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या जाएगी 3। मैक्सिमा पे एम्पलीट्यूड क्या जाएगा? एक वेव का एम्पलीट्यूड 4, एक का 2, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या जाएगा 6, और मिनिमम क्या हो जाएगा 4 - 2 2। तो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या देगा 6/2, दैट इज 3। मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो 3 है, तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ जाएगा 9:1। तो 9 है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो, और बीट फ्रीक्वेंसी 3 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 9 - 3 6। क्या दो आया? अगला क्वेश्चन कह रहे एन एल्यूमिनियम रॉड एंड कॉपर रॉड आर टेकन सच दैट देयर लेंथ्स आर सेम एंड देयर रेजिस्टेंस आर आल्सो सेम। कह रहे हैं एल्यूमिनियम रॉड है, कॉपर रॉड है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, पर रेजिस्टिविटी जो है, कह रहे रेजिस्टिविटी जो है वो एल्यूमिनियम की जो है वो हाफ है कॉपर से, तो इसकी रेजिस्टिविटी को 2 रो कह दिया, इसकी रेजिस्टिविटी को रो कह दिया। अब रो L बाय A होता है रेजिस्टेंस, मान लो इसका एरिया A है, तो बेटा इसका 2 रो L बाय 2A आ जाएगा, इसका 2 रो L बाय 2A आ जाएगा। लेकिन कह रहे हैं डेंसिटी जो है इसकी अगर D है तो इसकी डेंसिटी क्या है 3D है, तो बेटा कह रहे मास का रेशियो बताइए, इसका हो जाएगा DAL डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका हो जाएगा 3D इंटू 2AL, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होती है, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होती है। बेटा क्या तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रीति कौशिक को समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा रेशियो क्या आ जाएगा, ओ आई एम सॉरी, डेंसिटी क्या दी गई थी 3 टाइम दी गई थी ना कॉपर की डेंसिटी, सुबह पढ़ा था क्वेश्चन यार, ये डेंसिटी 3 टाइम्स थी ना, और एरिया किसका था बेटा, क्या बोला था रेजिस्टिविटी जो है, ओ सॉरी इसकी 2 रो है, आई एम सॉरी इसकी रेजिस्टिविटी 2 रो है, कह रहे कॉपर से रेजिस्टिविटी जो एल्यूमिनियम की डबल है, तो एरिया इसका डबल होगा, तो बेटा D इंटू 2AL, और इसके लिए 3DAL, तो मास का रेशियो क्या देगा 2:3। क्या तो आ गया समझ में? एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ये सुबह पढ़ रखा था, तो भी मैं बहुत ध्यान से पढ़ नहीं रहा हूं क्वेश्चन, लेकिन बस बेटा मैं आपको कहना चाह रहा हूं क्वेश्चन आप देखो किस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले। किस लेवल का क्वेश्चन है बेटा, फिर से देख लेता हूं एक बारी, मैं फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये एक एल्यूमिनियम रॉड है, ये कॉपर रॉड है बेटा, पहले मैंने डेटा गलत नोट कर लिया था, कह रहे रेजिस्टिविटी इसकी रो है, इसकी 2 रो है, बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह रहे हैं एल्यूमिनियम का जो है वो डबल है कॉपर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से, एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डबल है, ठीक है। अब कह रहे रेजिस्टेंस बराबर रो L बाय A, अब इसका अगर एरिया A है तो इसका 2A होगा, तभी तो बराबर होंगे। अब इसकी डेंसिटी 3D है, इसकी D है, कह रहे हैं कॉपर की डेंसिटी 3 टाइम्स, मास का रेशियो बताओ। अब इसका एरिया 2A है, लेंथ L है, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, और इसका एरिया A है, लेंथ L है, बताइए मास का रेशियो क्या रहा है 2:3। लल्लू क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है लल्लू, अरे बेटा कह दो आ गया। नेक्स्ट कह रहे 2 सॉलिड स्फेरिकल, विरनशील का है, विरनशील यार दोस्त आपका नाम क्या, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट, विशाल बगेरिया के पड़ोसी, अच्छा अब तो नए बैच के हो ना, वही कह रहा हूं कि यार ये दूसरे बैच का आ गया। अरे जमूरे कोई बात नहीं, बैठो चिल करो बेटा, उजैर को बस मत देख लेना, तुम पढ़ नहीं पाओगे फिर तुम। 2 सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर, है ना, हैविंग मासेस 4m and 9m, their centers are separated by 6r, what is the distance r of the point from the lighter planet, है ना, from the lighter planet। अब बेटा क्या प्लैनेट एक बहुत छोटी जगह है, क्या प्लैनेट एक बहुत छोटी जगह है? नहीं। अगर कोई कहेगा हल्द्वानी से कितना डिस्टेंस है लामा चौड़ का, या मान लो कोई मतलब चलो मतलब रुद्रपुर का, तो हल्द्वानी के कौन से पॉइंट से, गधी हल्द्वानी का बहुत छोटा सा, नहीं 5-6 किलोमीटर का तो है, अलग अलग जगह से अलग अलग होगा, लगभग सेंटर ऑफ हल्द्वानी से डिस्टेंस बता देते हैं। तो बेटा अगर यहां पे प्लैनेट के किस पॉइंट से डिस्टेंस पूछा है ये बताया नहीं है, तो कहां से डिस्टेंस बताएंगे, प्लैनेट के सेंटर से। कहां से बताएंगे, प्लैनेट के सेंटर से। विरंशील क्या ये पूछा गया प्लैनेट के किस पॉइंट से डिस्टेंस बताना, नहीं। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन कर देते हैं प्लैनेट के जो लाइन ज्वाइनिंग दी सेंटर्स है और जो नियरेस्ट पॉइंट है दूसरे प्लैनेट के, वहां से क्या डिस्टेंस है, तो बेटा आप देखो क्वेश्चन ये अलग हो जाता,
यहां पर ये नहीं कह रखा प्लेनेट के कौन से पॉइंट से, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, तो फिर वहां पर कहां से लोगे डिस्टेंस, सेंटर से। लेकिन अगर वहां पे मेंशन हो कि प्लेनेट के किस पॉइंट से, तो थोड़ा सा दिमाग से पढ़ेंगे क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? अब बेटा देखो मेरी बात, और ऐसे में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है जब आप कैलकुलेट करते हैं, वो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, पिछले पेपर के डिस्कशन में भी ये बात बोली थी, आपने कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, सेंटर से डिस्टेंस निकालना, क्या कुछ और, बस वही गलती होती है जब आपने कैलकुलेशन करके जो निकाला, जब वो आंसर नहीं होता है, आप उसी को देख के खट्टे से टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, बस ये सिली मिस्टेक। तो जब जो कैलकुलेट कर रहे हो, अगर वो नहीं पूछा है तो वहां मार्क कर दो कि आंसर ये है, जो कैलकुलेट करेंगे वो नहीं है। एक लाइन लिखने में 2 सेकंड 5 सेकंड लगा लो, सिल्ली मिस्टेक मत करो। तो बेटा इसका मास क्या है, 4m, इसका मास क्या है, 9m, ठीक है। इससे डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 2x, और इससे क्या होना चाहिए, 3x। क्या ये बता चुका हूं ये सब बातें? अबे gm 4m बाई 2x स्क्वायर, 4 कट जाएगा, g 9m m बाई 3x स्क्वायर, 9 कट जाएगा, 2x 3x 5x, 5x हो गया 6r शायद दे रखा है, तो x हो गया 1.2r, 2x हो जाएगा 2.4r। भाई लल्लू बात है, मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट, कैपेसिटर में 60 माइक्रोकूलम चार्ज है, 120 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हुआ जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला। बेटा चार्ज जो होता है सीवी से क्या हो जाता है, केसीवी हो जाता है। तो अगर यहां पर चार्ज डबल हो रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी, 2। लेकिन यहां चार्ज डबल नहीं हो रहा है, चार्ज ट्रिपल हो रहा है, क्योंकि 60 था 120 फ्लो हुआ तो 180 हो गया, 60 था 120 फ्लो हुआ और 180 हो गया, तो के की वैल्यू क्या होगी, 3। के की वैल्यू क्या होगी, 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ई डॉट ए होता है फ्लक्स, ई डॉट ए होता है फ्लक्स और बी डॉट ए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी किसी क्लोज्ड सरफेस से निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स कभी भी किसी क्लोज्ड सरफेस से निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स कभी किसी क्लोज सरफेस से निकाले तो 0 आ सकता है क्या? हां, अगर अंदर चार्ज ना हो, अगर अंदर चार्ज अंदर होता है क्यू इन, तो फ्लक्स होता है क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा फ्लक्स 0 कब होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब इनक्लोज्ड चार्ज 0 होगा। जब इनक्लोज्ड चार्ज, बस एक ही बात, बस इनक्लोज्ड चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। उस कंडीशन में होता क्या, जितनी फील्ड लाइंस आती हैं उतनी निकल जाती हैं, जितना पॉजिटिव फ्लक्स होता है उतना नेगेटिव फ्लक्स होता है। प्लस पर क्या फ्लक्स फील्ड लाइंस के नंबर के बराबर होता है? नो, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। पर अगर मान लो क्वेश्चन में आगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बताओ तो समझ जाना कि गधा है। सारे के सारे आंसर अगर वो न्यूमेरिकल दे दिए वहां पे, न्यूमेरिक वैल्यूज, तो वो ये मान रहा है फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर है, तो एग्जामिनर उस टाइम गधा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा होता है। ई डॉट ए निकाल लो, ई डॉट ए अगले क्वेश्चन में भाई 40 हो जाएगा। अच्छी, मैं नहीं बता रहा। नेक्स्ट कह रहे एक ड्रॉप के 8 टुकड़े कर दी। बेटा मेरे को तो पहले बताओ, अगर 8 टुकड़े की छोटे छोटे पार्ट में जब भी तोड़ते हैं, एरिया बढ़ता है घटता है? एरिया बढ़ता है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, घटा निकलेगी, एनर्जी लगाएंगे, एरिया बढ़ रहा है। बेटा वन एरिया की जो सरफेस एनर्जी होती है उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। वन एरिया की जो सरफेस एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। क्या, वन एरिया की सरफेस एनर्जी, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों तमन्ना, तमन्ना गधी, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सरफेस एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, उनकी एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि नेट में जो फोर्स होता है वो नीचे को होता है, जो नेट में फोर्स होता है नीचे को। यहां पर भी जो मॉलिक्यूल है उस पे भी जो नेट में फोर्स आएगा बेटा वो नीचे को आएगा। एक पूरा पोर्शन होता है, छोटा सा एक पोर्शन होता है जिसपे नेट पे फोर्स नीचे और फिर भी मॉलिक्यूल्स ऊपर, तो बेटा कुछ एनर्जी सप्लाई करके पहुंचाया है। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सरफेस एनर्जी कुछ ज्यादा होती है और वन एरिया की जो सरफेस एनर्जी होती है वो टी होती है। तो अगर एरिया A1 था तो एनर्जी TA1 थी, बाद में एरिया A2 हो गया, सरफेस एनर्जी TA2 हो गई। इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी क्या है, T डेल्टा A। तो बेटा वर्क डन क्या होता है, T डेल्टा A। पर अगर मान लो अगर आप बबल को फुला रहे हैं, अगर आप बबल को फुला रहे हैं तो दिखने में आपको लग रहा है एरिया A1 से A2 हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा होता है, 2A1 से 2A2 हो रहा है। अगर मान लो यहां पर मेरे पास एक बबल है जिसका रेडियस A था, फूल के B हो गया, फूल के B हो गया, तो बेटा पहले एरिया क्या था, 8 पाई A स्क्वायर, 4 पाई A स्क्वायर अंदर का, 4 पाई A स्क्वायर बाहर का। जब B हो गया तो 4 पाई B स्क्वायर बाहर का, 4 पाई B स्क्वायर अंदर का, तो 8 पाई B स्क्वायर हो गया। 8 पाई A स्क्वायर से T डेल्टा A से जो इंक्रीज इन एनर्जी आएगी वो क्या देगी, T इंटू 8 पाई B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कह दो आगे। बच्चों बात सुन लो मेरी ध्यान से। यहां पर कह रहे हैं बेटा देखो, मैंने आपको बस एक बात बताई, मन में क्या याद रखोगे। मेरे को चाय पीनी थी, मैं अभी आया यहां से, मैं घर पे गया, मेरे को मैंने फटाफट चाय पिला दो भाई, थक गया हूं मैं। तो मैडम ने क्या किया, फटाफट चाय बनाई और 10 टुकड़ों में बांट दी।
10 कटोरी में, तो क्या हुआ, एरिया बढ़ गया, फट से ठंडी को हमने गड़गड़ गड़गड़ करके पी ली। अगर ग्लास में होती तो वॉट लग जाती, धुआं निकल जाता अलग अलग जगहों से, पर पी नहीं पाते उतनी तेजी से। कहने का मतलब यह है कि एरिया कब बढ़ेगा, जब भी टुकड़े बढ़ा दोगे, जब भी टुकड़े कर दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, जब भी टुकड़े कर दो एरिया बढ़ जाएगा। एक ड्रॉप के 10 टुकड़े कर दिए, एरिया बढ़ गया। 10 टुकड़े, 10 छोटी छोटी ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बन गए, एरिया घट गया, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एरिया बढ़ रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी लगानी कब पड़ेगी, जब टुकड़े कर रहे हैं, और जब टुकड़े मिलके एक बन रहा है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी। कह दो आगे। तो बेटा मेरे को याद रहना चाहिए, एनर्जी कब रिलीज होगी, जब टुकड़े जुड़ के, जब छोटे छोटे जुड़ के एक बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। और जब टुकड़े करने पड़ रहे हैं तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। और यही चीज केमिस्ट्री में भी होती थी। PCl5 PCl3 प्लस Cl2, कैसी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। कौन सी है, काटा हो रहा है। क्या हो रहा है, काटा हो रहा है। अगर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बन रहे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वहां पर क्या होता है, एंडोथर्मिक, गर्दन कटनी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट, यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट। एक ड्रॉप के 8 टुकड़े करने हैं, एनर्जी लगानी पड़ेगी। 8 टुकड़े मिलके एक बन रहे, एनर्जी रिलीज होगी। क्या दो आगे। तो बेटा मैं बस आपको यह कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि भाई एक ड्रॉप थी, 8 बन गई छोटी छोटी, वॉल्यूम 1/8 हो गई। वॉल्यूम V से क्या हो गई, एक की वॉल्यूम V/8 हो गई। वॉल्यूम 1/8 कब होगी, 4/3 पाई r क्यूब। जब रेडियस हाफ हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ। रेडियस हाफ हो गया तो एक का एरिया अगर A था तो इसका एरिया A/4 हो गया। टोटल एरिया क्या हो गया, 8A/4, दैट इज 2A हो गया। तो बेटा A से एरिया क्या हो गया, 2A हो गया। तो इंक्रीज इन एरिया क्या है, A। तो बेटा वर्क डन क्या होगा, T इंटू 4πr²। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट 2018 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां पर भी गलत आया था, पर मैंने पेपर में आपको एक लाइन लिखवा दी थी। और बेटा मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है, अलग अलग तरीके से 2 बार पूछ चुके हैं, आपको आना बहुत जरूरी से चाहिए। क्वेश्चन में एक्चुअली अभी फिजिक्स के आदमी ने जब केमिस्ट्री का क्वेश्चन बनाया तो थोड़ा सा तो पंगा करेगा ही करेगा। उसने ये माना है इंसान ने कि भाई बॉन्ड तोड़ने में कोई एनर्जी लगेगी नहीं। भाई अब मेरे मन में मैं ऐसा एजम्पशन मान कैसे लूं, बस मैं इसलिए मान लूंगा क्योंकि नीट वाले ने पहले माना है 2 बार। कितनी बार, तो मेरे को मानना आना चाहिए ऐसा एजम्पशन। अब मेरे को यह एजम्पशन गलत क्यों लग रहा था, मैं आपको बताता हूं यह एजम्पशन गलत क्यों। अगर 0 एनर्जी लगती है तो फिर सारे क्यों नहीं टूटे, फिर कैपिटल एन में से स्मॉल एन मॉल क्यों टूटे, फिर सारे फूट जाने चाहिए थे। जब एनर्जी लगती ही 0 है बॉन्ड को तोड़ने में, तो कैपिटल एन में से स्मॉल एन क्यों फूटे, सारे फूटने चाहिए थे फिर। तो एजम्पशन भी गलत है, लेकिन मजबूरी यह है कि यह क्वेश्चन आना जरूरी है, 2 बार आया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सीखेंगे, है ना। बेटा देखो मेरी बात सुनो, हालांकि बेटा देखो मैं फिर से बता रहा हूं, पुराने जमाने में और आज के जमाने में बड़ा फर्क है। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा उधेड़ा जाता है, आज गलतियां आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बेटा आज मतलब ना इंटरनेट बड़ी खतरनाक चीज हो चुकी है, एक स्टेटमेंट गलत, 2 नहीं, इज्जत नीलाम हो जाती है। तो बेटा कहने का मतलब यह है, रुचि तुम तो गधी हो, कह रही हूं तो पतली, फिर भी ये तो सांड है। हाँ आप ही के लिए कह रहा हूं निष्ठा। तो निष्ठा बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से। निष्ठा मैं आपको क्या बताऊं बेटा, यहां पर क्या है कि भैया कह रहे एन मोल्स जो थे ना डायटोमिक गैस के, वो फूट गए, कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बच गए। अरे बच गए तो बच गए, तेल लेने जाए यार। कैपिटल एन में से एन मोल फूट गए और क्या बन गया, 2A। इसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है डायटोमिक की 5, मोनोटोमिक की 3, और एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है F/2 nRT, F/2 nRT, F/2 nRT। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मोनोटोमिक का 3, डायटोमिक का 5, पॉलीटोमिक नॉन लीनियर का 6। जब तक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात नहीं करेगा तब तक मैं लूंगा नहीं। पर क्या वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नीट बात करने लग गया, हाँ बिल्कुल करने लग गया, बहुत कायदे से मालूम होनी चाहिए। अगर वो कहेगा, अभी क्वेश्चन आया भाई मेंस में, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आ गए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, बड़ा कायदे से आनी चाहिए। पहले उसने पूछा नीट में, फिर मेंस में धड़ल्ले से भैया क्वेश्चन की लाइन लगा दी। एक वाइब्रेशनल मोड का मतलब होता है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक वाइब्रेशनल मोड मतलब एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी और एक
एक काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन में होती है और एक पोटेंशियल, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कोई कहेगा एक वाइब्रेशनल मोड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहां पर आए तो 24 वाइब्रेशनल मोड 48 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कह दो आ गया। तो बेटा अगर कोई कहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, बेटा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल तो हमको याद है, वो मिला के तो 3, 5, 6 होती है। और अगर कोई कहेगा वाइब्रेशनल मोड 5 है तो 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जोड़ दो, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम और जोड़ दो। गामा क्या होता है F+2/F, गामा क्या होता है F+2/F, गामा क्या होता है Cp/Cv, गामा क्या होता है Cp/Cv, गामा क्या होता है F+2/F, गामा क्या होता है Cp/Cv, Cv क्या होता है Fr/2, Cp क्या होता है F+2/2r, Cv क्या होता है Fr/2, Cp क्या होता है F+2/2r, Cv क्या होता है R/γ-1, Cp/Cv गामा, Cp क्या होता है गामा Cv, गामा R/γ-1, गामा R/γ-1, Cv क्या होता है R/γ-1। बैंडविड्थ क्या होती है भैया R/L, बैंडविड्थ क्या होती है भैया R/L, डेल्टा ओमेगा R/L। और वो जो होता है क्या बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा क्या R/L, डेल्टा ओमेगा क्या R/L, ओमेगा नॉट क्या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, वो क्या होती है 1/√LC, वो क्या होती है। तो ये n थे, ये कितने बन गए 2n। तो इनिशियल एनर्जी क्या थी 3/5/2 nRT, और बाद में क्या 3/2 2nRT, ये क्या बन गया 6/2 nRT, 5/2 nRT, 6/2 nRT। तो एनर्जी क्या सप्लाई करनी पड़ेगी भाई हाफ nRT, क्या सप्लाई करनी पड़ेगी। हो गया। नेक्स्ट कह रहे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में शेप क्या आती है भैया इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की। पॉइंट सोर्स होते तो हाइपरबोलिक, और स्लिट्स होती हैं तो लीनियर। पॉइंट सोर्स होता है तो हाइपरबोलिक, स्प्लिट्स होती हैं तो लीनियर। पॉइंट सोर्स होता है तो हाइपरबोलिक, अगर कोई कहेगा होल्स हैं छोटे छोटे होल्स हैं तो हाइपरबोलिक। और अगर कोई कहेगा भैया यहां पे स्प्लिट्स है, ब्लेड से कट मार दिया, तो क्या बनती है बेटा अगर ये स्प्लिट्स है, क्या ये स्प्लिट्स, तो बेटा क्या होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आता है। फिर कैसे वेव फ्रंट आता है सिलेंड्रिकल, इसका वेव फ्रंट आया ये, इसका वेव फ्रंट आया ये, और इनका इंटरसेक्शन दो सिलेंडर्स का क्या बनेगा लीनियर। अगर यहां मैक्सिमम तो हर जगह मैक्सिमम, तो लीनियर बनेंगे। अगर 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 स्लिट्स हैं, लीनियर स्लिट्स हैं, तो बेटा जो फ्रिंजेस होती है वो कैसी बनती है लीनियर बनती है स्क्रीन पे, नहीं तो हाइपरबोलिक। सच बात बताऊं तो हाइपरबोलिक नहीं होती, हाइपरबोला का इंटरसेक्शन आता है प्लेन से, एक ऐसे आता है कटोरा सा आता है, उसको अगर काटोगे ना तो कुछ हाइपरबोला का क्रॉस सेक्शन आता है वो खाली। लेकिन मेरे को उससे कोई खास मतलब नहीं, मेरे को तो बस पता पॉइंट सोर्स होगा तो भाई मेरे को नीट हाइपरबोला पे नंबर देगा, और लीनियर सोर्सेज होंगे तो क्या बनेंगे बेटा स्ट्रेट। अच्छा कभी कभी कह देंगे भैया यहां पर कह देंगे ये एक सोर्स है ये एक सोर्स है, बताओ यहां पे मैक्सिमम है, मान लो यहां मैक्सिमम, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा एन लेमडा, पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो अगर यहां पे एन लेमडा है तो क्या कहीं यहीं पे एन लेमडा आएगा। जैसे सोचो ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये वही डिस्टेंस यहां से होगा, वही डिस्टेंस यहां से, वही डिस्टेंस यहां से। जैसे यहां पे ये एक से डिस्टेंस है S1 से, ये वाला डिस्टेंस है, ये बड़ी वाली रस्सी, और S2 से ये छोटा वाला डिस्टेंस है, और ये ही डिस्टेंस हर जगह यहां पे आएंगे, तो सर्कुलर फ्रिंजेस आ जाएंगे यहां पे कैसी फ्रिंजेस आ जाएंगी सर्कुलर। कह दो आगे समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कोई कहेगा यहां पे मैक्सिमम बन रहा है तो एक पूरे सर्कल पे मैक्सिमम बनेगा, पूरे सर्कल पे मैक्सिमम बनेगा। अभी इनका क्वेश्चन आया था बेटा मेंस में, उसमें कह रखा था कि ना ये जो है ऐसे कांच पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है, और कह रहे यहां पे ना, यहां पे लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके आई और ऊपर से रिफ्लेक्ट होके, और यहां मैक्सिमम, बताओ कहां कहां बनेगा। अबे यहां मैक्सिमम बन रहा है तो यहां पर भी बनेगा, और अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है वो डिस्टेंस कहां कहां पे बनेगा, वो एक पूरे सर्कल पे बन जाएगा। वो कहां बन जाएगा पूरे एक सर्कल पे बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके आने में उम्मीद है नहीं, मेंस का आया था इसलिए बता दिया। यहां पर कह रहे लाइट ना एक यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई और एक नीचे से आई, और यहां मैक्स, अरे जो पाथ डिफरेंस यहां पे वो ये बन गया पूरा एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। वो एक पाथ डिफरेंस सेम कहां पे आएगा एक सर्कल पे आएगा, वो पाथ डिफरेंस सेम कहां पे आएगा सर्कल पे आएगा। कह दो आ गया, पल्ले पड़ गया नहीं पल्ले पड़ गया। मतलब वो शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है मैंने बताया। नेक्स्ट इसके बाद अच्छा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट्स तो कैसा बनेगा स्ट्रेट, स्ट्रेट फ्रिंजेस। और अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो कैसे बनेंगे हाइपरबोलिक, क्या बनेंगी हाइपरबोलिक।
यहां पर बेटा कह रखा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स स्लिट है, तो आंसर क्या आएगा? लीनियर। आंसर क्या आएगा? लीनियर। हाँ ताशी, ताशी मेरे दोस्त, बेटा 11th क्वेश्चन, अरे बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है भैया। mg t t cos थीटा f t cos थीटा mg t sin थीटा f। यार मैं नहीं बात कर रहा है, t sin थीटा f तो t क्या हो जाएगा? f by sin थीटा। t cos थीटा mg t sin थीटा f, तो t क्या हो जाएगा? f by sin थीटा। नेक्स्ट कह रहे भैया आर्गन जो बन रहा है ना वो खाली पोटेशियम से बन रहा है। कह रहे मान लो खाली और खाली पहले पोटेशियम था, और अभी जो रेशियो है पोटेशियम से आर्गन का, वो आर्गन से पोटेशियम का जो रेशियो वो 9:1 है। पोटेशियम से बन रहा है आर्गन, ठीक है भैया, और अभी रेशियो है 9:1, तो पहले क्या रहा होगा? अब क्वेश्चन में 9.1 गिवन था ना रेशियो, आप 9.1 मानोगे तो भी वही आंसर आएगा। 9:1, तो पहले क्या होगा? ये 10 और ये 0, तो 10 से 1 होने में टाइम क्या लगेगा? 10 से एक हाफ लाइफ बाद 5 हो जाएगा, एक हाफ लाइफ बाद 2.5 हो जाएगा, एक हाफ लाइफ बाद 1.25 हो जाएगा, और एक और हाफ लाइफ बाद 0.625 हो जाएगा। पर क्या मेरे को 0.625 तक जाना है? नहीं नहीं, मेरे को तो 1 तक जाना है। तो 1 2 3 हाफ लाइफ से ज्यादा और 4 हाफ लाइफ से कम, क्योंकि मेरे को 0.625 तक नहीं जाना, मेरे को तो 1 तक जाना है। मेरे को कहां तक जाना है? 1 तक जाना है भैया। अरे बोलो आया, अरे पूछिए ये कब है? नहीं अभी क्लास में शुरू से हो, तो एक हाफ लाइफ बाद 5, एक और हाफ लाइफ बाद 2.5, एक और हाफ लाइफ बाद 1.25, और एक और हाफ लाइफ नहीं चाहिए, तो 3 हाफ लाइफ से ज्यादा 4 हाफ लाइफ से कम वाला आंसर एक ही है। देख लीजिए, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। अच्छा भैया, अगर V और I ग्राफ अगर लीनियर नहीं होता तो बेटा यहां पर डिफाइन क्या करते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या डिफाइन करते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। गधे, डायनेमिक रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं, और वो क्या होता है? डेल्टा V बाय डेल्टा I। अरे गधे, इस गधे को बुला रहा हूं, छोटू गधे। डेल्टा वी बाय डेल्टा ई क्या होता है बेटा? डेल्टा वी बाय डेल्टा ई। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा ई सेकंड वाले पोर्शन में क्या आ रहा है? 0, और थर्ड वाले पोर्शन में क्या आ रहा है? स्लोप बढ़ती जा रही है, डीवी बाय डी आई, स्लोप बढ़ती जा रही है। तो बेटा थर्ड वाला पोर्शन क्या है? नॉन ओमिक। सेकंड वाला पोर्शन क्या है? जीरो रेजिस्टेंस वाला। और फर्स्ट वाला पोर्शन कौन सा? ओमिक रेजिस्टेंस वाला। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं बेटा ये तो सबसे कॉमन ट्राइंगल्स होते हैं बेटा, 3 4 5 6 8 10 12 5 13। बेटा कह रहे हैं सम ऑफ magnitudes of two vectors is 18 and magnitude of the resultant is 12 if the resultant is perpendicular to one of the vector। कह रहे हैं दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 18 है, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम 18 है, तो एक x और दूसरा 18 माइनस x, और कह रहे हैं इस तरीके से चलना है x और 18 माइनस x, ताकि जो रिजल्टेंट आए वो किसी एक से परपेंडिकुलर है। ये लो परपेंडिकुलर ले लिया, और कह रहे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 12 है। अब 12 5 13 दिख गया यार। और बाकी बच्चों को लगे ना 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 हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना, तो क्या करेंगे? 12 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, खोल लो स्क्वायर, आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा कह रहे सिलिकॉन जर्मेनियम। बेटा ये आपको यहां पर कह रखा है किस वोल्टेज पे कंडक्ट करते हैं, 0.3 और 0.7 बेटा, लेकिन ये नीट में डायरेक्टली वैल्यूज यूज होती हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी यूज हुई थी, और पहले भी यूज हो चुकी है, और याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखना आसान है? G3 C, SI, S से 7, S से बताओ यार कितना? G3 मैच कर रहे हैं, और SI S से 7, S से, बिल्कुल सिंपल बात है। अब बेटा देखो यहां पर कह क्या रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है भैया? अनगिनत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस नीट में ये क्वेश्चन। ये 12 वोल्ट है, 14 ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। पहले कह रहे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों लगे हुए हैं, ठीक है भैया। हाँ बेटा देखो
जर्मेनियम तो कंडक्ट करना चालू कर देगा कितने पे, 0.3 पे। जर्र, तो 0.7 वोल्ट तो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो 0.7 वोल्ट तो डेवलप, क्योंकि 0.3 वोल्ट पे इसकी तो बत्ती गुल हो जाएगी, तो फटाक से कंडक्ट कर देगा, तो इसमें करंट जाने का ही नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ही करंट जाना स्टार्ट होता है फॉरवर्ड बायस में भी, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद। क्यों? बैरियर पोटेंशियल कुछ कुछ मालूम है ना थोड़ा बहुत। भैया ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, यहां पर हमने किया है भैया ट्राइवेलेंट डोपिंग, यहां पे करी पेंटावेलेंट डोपिंग, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, यहां पे बन गया नेगेटिव और यहां पे बन गया पॉजिटिव। अब बेटा मैंने इसको लगाया N से, इसको लगाया P से। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने के लिए भैया इसका इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी है, कुछ एक एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ एक वोल्टेज लगाओगे तभी भैया इलेक्ट्रॉन इधर को आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो बेटा जो वोल्टेज लगानी पड़ती है जर्मेनियम के लिए वो होती है 0.3, जिसके बाद वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7। क्या होती है? जर्मेनियम ने स्टार्ट कर दिया तो भैया वो वहां पर तो कंडक्शन होने लग गया, तो उसमें 0.3 से ज्यादा का ड्रॉप आएगा नहीं, और दोनों में सेम रहना है, तो इसका मतलब इसमें से कंडक्शन हो ही नहीं पाएगा, इसमें से कंडक्शन। तो इस कंडीशन में यहां पे 0.3 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा होगा, और यहां पर कितने का आ रहा होगा, 11.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा होगा। अब कह रहे जर्मेनियम वाले को हमने अगले स्टेप में क्या लगा दिया, उल्टा लगा दिया। ठीक है भैया लगा दो उल्टा, अब इसमें तो जाने का ही नहीं। अब जब 0.7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा तब जाएगा, पर क्या ये 12.7 से ज्यादा है? हाँ, तो यहां पे जाने लग जाएगा, और अब कितने का ड्रॉप आएगा, 0.7 वोल्ट का, और करंट कहां से जा रहा होगा, यहां से, और इसमें 0.7 वोल्ट का रहा हो तो इसमें कितने का, 11.3 का। क्यों? क्योंकि जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आना है वो 12 आना है, तो डिफरेंस कितने का आ गया, 0.4 का। जो रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कितने से चेंज कर गया, 0.4 से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां, आंसर याद होना चाहिए। आंसर एक बार भैया 0.3 का इसमें ड्रॉप आया, एक बार 0.7 का, तो बाकी बचा हुआ ड्रॉप इसमें आ रहा है। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप तो यही है, तो जितना इधर चेंज आ रहा है उतना ही इधर चेंज आ रहा है, क्योंकि टोटल, अरे भाई इस जेब में पैसे, इस जेब में पैसे, टोटल 100 रुपए, इधर 40 थे, इधर 60 थे, इधर 10 रुपए कम हो गए तो इधर 10 बढ़ जाएंगे। तो जो इधर चेंज आना है वो इधर चेंज आना है। बेटा यहां का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहां का पोटेंशियल ड्रॉप कांस्टेंट है 12, जितना यहां बढ़ेगा उतना यहां घटेगा, जो चेंज यहां आएगा वही चेंज यहां आएगा। क्या दो आ गया समझ में? तो बेटा अगर वहां पर कोई और डायोड्स दे दे जिनके कंडक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप आना हो वो अलग अलग दे रखा हो, तो बेटा कोई कहेगा यहां में आउटपुट में क्या ड्रॉप में चेंज आया, जो इनपुट वाले में जो यहां पर जो ड्रॉप में चेंज आएगा वही यहां पे भी ड्रॉप में चेंज आएगा। अगला क्वेश्चन कल ही क्वेश्चन आया था, लेकिन वहां पर पूछा था भैया स्टीम को डाला है, बताओ कितना मास हो गया पानी का, लेकिन आज क्वेश्चन तमीज से पूछा है स्टीम कितने मास की डाली है। भैया 1400 ग्राम तो था भैया वाटर, है ना, जिसका टेम्परेचर था 16 और फाइनली हो गया 80, तो एम एस डेल्टा टी 1400 S1 होता है, डेल्टा टी कितना हो गया 64 बराबर ml, ml m इंटू 540। लेकिन क्या यहां पे कहानी रुक जानी? नहीं नहीं, m इंटू 560 लिखो, क्योंकि उसके बाद ml m इंटू 540 तो रिलीज होगी थर्मल एनर्जी जब वेपर से बनेगा लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड 100 पे आने पे क्या 100 पे टिका रहेगा, उसके बाद 80 पे भी आएगा, 80 पे भी आएगा, तो ms डेल्टा टी एनर्जी और रिलीज होगी। ms डेल्टा टी एनर्जी कह दो, आ गया समझ में यार? इसके बाद कह रहे हैं पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिक डिफेक्ट। क्या हो गया, नहीं है क्या बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि बेटा यहां पर मेरे को कह रहे हैं पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिक डिफेक्ट। मायोपिया है, मायोपिया का मतलब क्या होता है, पास देख, माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, माइक्रोस्कोप पास का दिखता है, कहां का दिखता है, पास का, दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। अब वो दूर का देखना चाहता है, 15 सेंटीमीटर का वो देख पाता है, 60 सेंटीमीटर का देखना चाहता है, चीटिंग करने में इंटरेस्टेड है। तो अब बेटा करना क्या पड़ेगा, 60 उसको ऐसा लेंस यूज करना पड़ेगा जो 60 की इमेज को 15 पे बना दे, क्योंकि 15 का तो वो देख पाता है, क्योंकि 15 का तो वो देख पाता है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा मैं ये चाहता हूं, एक आदमी है, अरे ढकने आया है, ढकने, थैंक यू थैंक यू, आई लव यू टू ढकने। हाँ इसके लिए तालियां जरूर होनी चाहिए, तालियां भी ये बजा रहे, गालियां मैं दूंगा क्लास के बाद। हाँ
बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि भैया 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, एक आदमी है 15 सेंटीमीटर का देख पाता है वर्तिका, लेकिन उसको देखना 60 सेंटीमीटर का है, तो क्या चाहिए होगा? चश्मा चाहिए होगा। कैसा चाहिए होगा? जो 60 की इमेज को, 60 वाले ऑब्जेक्ट की इमेज को 15 पे बना दे, क्योंकि 15 का तो वो देख पाता है पूनम पुत्र। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं 60 की इमेज बन जाए 15 पे, 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। वी क्या हो गया बेटा? इमेज जो बन रही है 15 पे बन रही है, तो क्या बोलेंगे? -15 या +15? -15 बोलेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रेस से अपोजिट डायरेक्शन में। -1 बाय यू को क्या बोलेंगे? -60 या +60? -60 बोलेंगे, इज इक्वल टू 1 बाय एफ। तो ये क्या बन गया? 1 बाय 60 -4 बाय 60। आप कहोगे 1 बाय 15, अबे 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार। 1 बाय 60 -4 बाय 60 क्या हो जाएगा? -3 बाय 60। और ये है 1 बाय एफ। एफ क्यों क्या लिखेंगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे भैया निकालना है क्या? क्यों मैं बताऊं पॉजिटिव या नेगेटिव? निकालना है, अपने आप माइनस आएगा। तो एफ क्या आ गया? -20। -20 मतलब कॉनकेव, -20 मतलब कॉनकेव लेंस चाहिए और 20 सेंटीमीटर का चाहिए। कह रहे हैं 1 मीटर 1 किलोग्राम का एक पत्थर को 1 मीटर के धागे से बांध के घुमाया गया, और जब घुमा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड से, तो टेंशन कितनी आएगी? टेंशन आ रही है 6 न्यूटन। कहां पे? बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर आप पत्थर पे बैठ जाएंगे तो mv²/r भी आपको बाहर दिखेगा, और mg अभी यहां पे तो इधर दिखेगा, और बाकी जगह mg का कंपोनेंट होगा, और mv²/r तो हमेशा बाहर होगा। कह रहे कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो बाहर को जो फोर्स आना है वो mv²/r की वैल्यू क्या आएगी? mv1 है, rb1 है, mv²/r हो जाएगा 16। तो 16 तो बाहर को है, लेकिन टेंशन में 16 तो बाहर को है, पर टेंशन मेरे को 6 चाहिए, टेंशन उससे कम चाहिए। तो ये बिल्कुल पक्का है 16 से कम चाहिए, तो कोई सपोर्ट करने वाला होना चाहिए। 16 बाहर को है, तो बेटा mg अंदर को चाहिए होगा 10, तभी यहां पे टेंशन बन पाएगी 6। कह रहे टेंशन 6 कहां पे है? बेटा mv²/r बाहर को है 16, और टेंशन अंदर को है 6, तो पक्का है mg ही अंदर को सपोर्ट कर रहा हो। कह दो आ गया समझ में यार? अरे हाँ ना बोलो यार। अगर यहां पर पूछते टेंशन क्या आएगी? 16 + 10, यहां पे 26 आती। क्या आती बेटा? 26 आती। क्या आती बेटा? 26। नेक्स्ट। हाँ बेटा, अगर m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से r रेडियस पे घूम रहा है, अगर आप ऑब्जेक्ट पे बैठ गए तो आपको रियल के साथ साथ सूडो फोर्सेस भी दिखेंगे। mv²/r की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? m तो 1 दे रखा है, v दे रखा है 4, और r दे रखा है 1, तो mv²/r जो बन जाएगा वो बन जाएगा v², दैट इज 16। तो 16 तो बाहर को आना है, भले यहां पे हो, 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 लेकिन mg यहां पर 10 नीचे को आएगा, तो 10 से टेंशन और बढ़ जाएगी। यहां पे 10 का एक कंपोनेंट आ जाएगा, उसके कारण टेंशन बढ़ जाएगी। यहां पर 10 का कंपोनेंट इधर को आएगा ही नहीं, यहां पर टेंशन खाली 16 आ जाएगी। यहां पर 10 का कंपोनेंट अंदर को आएगा, तो वो प्लस टेंशन मिलके 16 के बराबर हो जाएगी। अब मेरे को टेंशन चाहिए 6, 10 कम चाहिए, तो बेटा पक्का है टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही है ऑब्जेक्ट, क्योंकि टेंशन है 6 और mg 10 मिलके तभी इसको बैलेंस कर पाएंगे। कह दो आ गया समझ में यार? आ गया नहीं आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं है ना। आइए 19th बेटा, यहां पर कह रहे हैं एल और सी में पोटेंशियल ड्रॉप दोनों में बराबर दे रखे हैं, रेजोनेंस है भैया। रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगी? VL + VC + VR, VL + VC + VR किसी भी इंस्टेंट पे AC की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बराबर होते हैं। RMS वोल्टेज अगर ले लोगे, अगर इंडक्टर के क्रॉस जो RMS वोल्टेज आएगी, अगर कैपेसिटर के क्रॉस जो RMS वोल्टेज आएगी, अगर रेजिस्टर के क्रॉस जो RMS वोल्टेज आएगी, अगर उसका सम करोगे और AC की RMS वैल्यू के बराबर सोच रहे हो आएगी, तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ये हमेशा सही है, इंस्टेंट पे तो ये होगा ही होगा, लेकिन RMS वैल्यूज जो है, या जो मैक्सिमम वैल्यू है, इंडक्टर की कभी आती है, कैपेसिटर की कभी आती है, रेजिस्टर की कभी आती है, और तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, आप कह रहे हो तीनों की मैक्सिमम वैल्यू का सम कर लो और एसी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, तो बिल्कुल गलत बात है।
भैया एक कमरे में ये तीन ही लोग हैं, पैसे अदल बदल कर रही हैं, बिजनेस खेल रही हैं, कभी ये अमीर हो जाती है, कभी ये अमीर हो जाती है, कभी ये, इसके भी मैक्सिमम पैसे ले लिए, इसके भी मैक्सिमम पैसे ले लिए, इसके मैक्सिमम, और रूम में जो मैक्सिमम पैसे उसके बराबर कर दिए। ये तो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि किसी भी टाइम पे जो टोटल पैसे हैं वो इन तीनों के पैसों के सम के बराबर होंगे, तो बात सही। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो वोल्टेज का सम है वो बराबर, और वीएल प्लस वीसी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट फेज में होते हैं एल और सी में वोल्टेज। तो रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो एसी सोर्स की वोल्टेज के बराबर हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 100 वोल्ट। ठीक है भैया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 3 या 4। और करंट क्या आएगा बेटा, V बाय जेड, V बाय जेड। और बेटा बेटा रेजोनेंस पे इंपिडेंस क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस के बराबर। जो रेजोनेंस पे इंपिडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कह रहे क्रिटिकल एंगल दे रखा है साइन इनवर्स 3/5, बेटा साइन थीटा सी होता है 1/म्यू, तो म्यू हो गया 5/3। पोलराइजिंग एंगल होता है tan IP इक्वल टू म्यू, दैट इज tan IP इक्वल टू 5/3, तो IP क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/3। बेटा साइन थीटा सी होता है 1/म्यू और tan IP होता है म्यू, बस ये यूज करना था। पीएन जंक्शन डायोड इंसुलेटर की तरह कब आता है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। किस में आता है, रिवर्स बायस में। अगले क्वेश्चन में पूछा है प्रेशर क्या है, अगर मास दे रखे हैं आपको, कंटेनर की वॉल्यूम दे रखी है आपको, तो बेटा P इक्वल टू nRT/V। बेटा 6/32 से उसके मोल्स निकाल लेंगे ऑक्सीजन के, 8/28 से नाइट्रोजन के निकालेंगे, 5/44 से CO2 के मोल्स निकाल लेंगे। गधों गधों, नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मॉलिक्यूलर मास से निकाल के जोड़ डालेंगे, P इक्वल टू nRT/V से बड़े आराम से प्रेशर निकाल लेंगे। अब बेटा कुछ लोगों को लगेगा भैया कैलकुलेशन है बड़ी खतरनाक, शायद सर कर दे तो अच्छा रहेगा, मैं नहीं कर रहा। करूं करूं यार, ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई यार, करनी है, लो कराओ कराओ बेटा, फिर पूरा पेपर नहीं होगा, बाद में ना मुंह सुजवा लोगे मेरा भी और अपना भी। आखिरी में करा लेना ना यार, बननी है नहीं मेरे से भी कैलकुलेशन, मेरी कौन सा अच्छी है। 6/32, 8 आंसर देख लो ना पहले कैसे कैसे, 10⁵, 5 इंटू 10⁵, 10 हाँ, बस ये देखना होता है कि भैया मैं कितना अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं। एक है 0.5 इंटू 10⁵, एक है 10 इंटू 10⁵, एक है 10⁵, एक है 5 इंटू 10⁵। ठीक है भैया, अप्रोक्सीमेशन लो। तो 8/28 और ये क्या हो गया 5/44। चल भाई, ये तो हो गया 5/9, ये हो गया 8 3 ज़ा 24, 3 से ज्यादा आ रहा है, पहले ऐसा करना 4 से करते, 4 2 ज़ा 4 7 ज़ा, अच्छा ये 2/7 आ गया, और ये क्या रहा है 3/16 आ गया। चल भाई जीरो लगा, 16 2 ज़ा 32, ठीक है हो गया, जीरो लगा, 7 3 ज़ा 21 हो गया, और ये तो 1/9 है, 1/10 को 0.1 कर दो, ठीक है भाई, 0.1 0.2 0.3 क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6.6 0.6। P इक्वल टू nRT/V, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, R हो गया 8.314, इसको 25/3 लिख दे, बहुत ही शानदार। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 300 केल्विन, बहुत ही शानदार। वॉल्यूम 3 लीटर, लीटर को बेटा कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब होता है, तो 3/1000 करेंगे तो 1000 ऊपर ले आओ, और ये 300 और जो 1000 था वो 10⁵ हटा दो, 10⁵ में तो आंसर ही निकालना, तो उसको हटा के रख दिया, ये 3 को यहां से काटा मार डाला, और ये 3 2 ज़ा 6 हो गया, 0.2 25 2 ज़ा 50, 5 इंटू 10⁵ आ चुका है आंसर, बहुत ही शानदार तरीके से। अब 5 इंटू 10⁵, ऑप्शन 1। आप बेटा देखिए तो सही कि क्या ही किया यार मैंने, यार क्यों करवाया मेरे से यार ये। चलिए आइए, इसके बाद कह रहे एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ कितना है। एंगुलर एक्सेलरेशन, बच्चों देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, टेंशन T है, TR हो जाएगा mr² / 2 अल्फा, तो यहां से अल्फा क्या हो जाएगा 2T/mr, 2T/ बकवास। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं हाइट 0.4 मीटर पे जो वेलोसिटी है वो ये है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ
बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। बेटा एक ही हाइट पे पार्टिकल दो बार होता है, और उन दो बार जब होता है T1 और T2 पे, उसका सम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। और जब एक ही हाइट पे पार्टिकल दो बार होता है, दोनों बार एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम होता है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो tan थीटा वी वाई बाय वी एक्स, जो एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, वो दोनों बार सेम होता है, एक बार ऊपर को होता है और एक बार नीचे को होता है। तो बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं 0.4 मीटर की हाइट पे पत्थर है, और यहां पर वेलोसिटी क्या दे रखी है भैया, बताओ जरा? 6i कैप और 2j कैप, और यहां आएगा तो क्या हो जाएगी? 6 इधर को रहेगी और इधर को 2 हो जाएगी, और यहां आएगा तो क्या हो जाएगी? 6 इधर को रहेगी। मान लो अगर ऐसा पूछ लिया तो बता पाओगे या नहीं बताओ? कोई पूछे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी? 6। कोई कह देगा 0.4 मीटर हाइट पे वेलोसिटी दे रखी है 6i कैप प्लस 2j कैप, व्हाट इज द वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट? 6i कैप। क्या हो जाएगी? कह देगा मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन क्या हो जाएगी? 6। मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम हाइट। बस खत्म बात। तो बेटा यहां पर मेरे से को पूछ ले यहां पर वेलोसिटी क्या है, ये यहां पे क्या? बात अलग अलग है सेम? स्पीड के लिए सेम है, वेलोसिटी के लिए अलग अलग, पर एंगल जो आएगा हॉरिजॉन्टल से वो तो सेम ही आएगा। तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगी वेलोसिटी? वी वाई स्क्वायर, बेटा वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2a y s y, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो बेटा ये है 2 स्क्वायर 4 2ay, ay क्या हो जाएगा बेटा? जब यहां से यहां नीचे आ रहा है ay नीचे को है -10 और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को है -0.4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जाते हुए बढ़ रही होती है तो अपने आप प्लस लगा लो। ये हो जाएगा 4 2 8 8 4 12, 12 का अंडर रूट कर देंगे, और अंडर रूट 12 कितना होता है प्यारे बच्चों? 2√3 कितना होता है? तो tan थीटा क्या हो जाएगा? वी वाई बाय वी एक्स 2√3/6, 2√3/6, 2 3 6 हो जाएगा, 1/√3 दैट इज 30 डिग्री। क्या आ गया आंसर? 30 डिग्री। कह रहे हैं पहले एक टर्न था, मैग्नेटिक फील्ड बी थी, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया। भैया देखो अगर एक टर्न से कर दिए 2 टर्न्स, तो लूप लेंथ क्या हो गई? हाफ हो गई। लूप लेंथ हाफ हो गई, रेडियस हाफ हो गया। रेडियस हाफ हो गई तो एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r से क्या जाएगी? डबल। 2 लूप्स हो गए तो बेटा क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। क्या दो आ गया बेटा? पहले अगर एक लूप था तो बी थी मैग्नेटिक फील्ड, अब 2 लूप कर ली तो एक लूप की लेंथ हाफ हो गई, तो रेडियस हाफ हो गया। रेडियस हाफ हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड एक के कारण डबल आ जाएगी, 2 के कारण क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स। अच्छा अगर हमने लूप्स 3 गुने कर लिए होते तो लूप लेंथ क्या हो जाती? 1/3 हो जाती, एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती? 3 टाइम्स हो जाती, और नंबर ऑफ लूप्स क्या हो जाती? 3 टाइम्स, तो 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाती। क्या दो आ गया? 9 टाइम्स हो जाती। क्या दो आ गया? तो बेटा अगर कोई कह देगा n टाइम्स लूप्स कर दिए, अगर एक से n टाइम्स कर तो n स्क्वायर बी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? n स्क्वायर बी, क्योंकि अगर एक लूप था उससे n लूप्स बना ली तो एक लूप लेंथ क्या हो जाएगी? r/n, एक रेडियस क्या हो जाएगा? r/n। लूप लेंथ अगर 1/n हो जाएगी तो रेडियस क्या हो जाएगा? r/n। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? n टाइम्स, और n लूप्स है तो क्या हो जाएगी? n स्क्वायर टाइम्स। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं यहां पर i इक्वल टू NeVd का बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है आपके सामने। i दे रखा है, n दे रखा है, e दे रखा है, e तो बचपन से पता है, a पता है, vd निकालना है, और vd निकालना बताना है 3 मीटर ड्रिफ्ट होने में टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर रियलिस्टिक बात करूं बेटा, देखो अगर डेटा थोड़ा सा ना रियलिस्टिक रहा हो, i इक्वल टू NeVd, तो Vd जो होता है वो मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर का होता है, दैट इज 10 की पावर -3। 3 मीटर चलने में टाइम लगेगा, 3/10 की पावर -3, तो 3 इंटू 10 की पावर 3, मतलब ऑप्शन जो आना चाहिए 3 मीटर ट्रेवल करने में टाइम क्या लगेगा? 3/10 की पावर -3, तो क्या है 3 इंटू 10 की पावर 3, मतलब इस तरीके का आंसर आना चाहिए। अगर मान लो ऑप्शन बहुत 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 ज्यादा दूर के हो तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन यहां पर 10 की पावर 4 भी आ रहा है और 10 की पावर 2 भी आ रहा है, बीच में आके गिर पड़ा हूं, मुश्किल हो गई है। चलिए मैं बस आपको एक बात बता रहा हूं बेटा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो किस ऑर्डर की होती है? मिलीमीटर पर सेकंड की, याद होना चाहिए। जो थर्मल वेलोसिटी होती है, रैंडम वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो किस ऑर्डर की होती है? 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की। एफएस ग्राफ के नीचे कह रही है क्या होता है? वर्क डन। क्या होता है बेटा?
निकाल लेंगे, यस। कॉपर को हमने हीट किया, परसेंटेज चेंज ज्यादा किसमें आएगा, एरिया में, रेडियस में या वॉल्यूम में? वॉल्यूम में। बेटा देखो अगर रेडियस में चेंज आ रहा है मान लो 2%, तो एरिया में क्या चेंज आएगा 4%, और वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा 6%। बेटा देखो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, परसेंटेज चेंज इन एरिया इज 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस, एंड वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बेटा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इज 3 टाइम्स परसेंटेज चेंज इन रेडियस। क्या दो आ गया समझ में? नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं एन एरोप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f इज मूविंग, एन एरोप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f इज मूविंग टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अच्छा मतलब कह रहे हैं इसके बाजे की फ्रीक्वेंसी 2f है और सुनाई दे रही है 4f। कह रहे फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड स्पीड ऑफ साउंड। बेटा ये तो बहुत ही बकवास सवाल है। क्यों ये बकवास है? इसमें मैं कैलकुलेशन करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऐसा क्यों है? देखो ऐसा नहीं कह रहा हूं कैलकुलेशन कर क्यों नहीं सकते, कैलकुलेशन मैं बिल्कुल कर सकता हूं, पर ऐसे क्वेश्चन को तो मैं चाहता हूं कि आप ओरली सोच ले। क्यों? बेटा मैंने आपको बताया था सोर्स के पास आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सोर्स के पास आने से। क्यों? सोर्स पास आता है, पहले वेवलेंथ ये थी, अब वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब वही अगर आप ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो वी लेंथ की वेव सुननी है आपने, अब कह रहे हैं वेव्स डबल आ रही है। अच्छा तो वेवलेंथ हाफ कर दी, पहले वी लेंथ में एफ वेव्स आनी थी, अब v/2 में एफ वेव्स आ रही हैं, मतलब वो v/2 से आगे चल रहा है। नहीं आया? पहले वी लेंथ में एफ वेव्स आनी थी, अब मैं चाहता हूं वी लेंथ में 2f वेव्स आए, वेवलेंथ हाफ हो जाए, तो जो वेव की वेलोसिटी हो उससे आधी वेलोसिटी से वो चले ताकि वेवलेंथ हाफ हो जाए। क्या तो आगे एरोप्लेन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, साउंड की वेलोसिटी की हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा हाफ। बाकी अगर आपको नहीं, हम तो हैं भाई लकीर के फकीर, अपने को नहीं समझ में आता, तो आप कहोगे एफ डैश इक्वल टू एफ वी ओ ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, पास आ रहा है बढ़ेगी माइनस वी एस, और ये आ गया डबल, ये क्या आ गया डबल। अब उसके बाद क्या करेंगे, एस को काटेंगे, फिर इसको लेके आएंगे 2v माइनस 2vs इज इक्वल टू v, फिर इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाता है, सोचेंगे मन में प्लस हो जाता है ना, 2vs इक्वल टू 2v माइनस v। अच्छा ये सोचेंगे v हो जाएगा, और फिर vs क्या आ जाएगा v/2। फिर सोर्स की स्पीड और साउंड की स्पीड, या साउंड की स्पीड और सोर्स की स्पीड पूछा, उसको भी दोबारा पढ़ेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि आंसर आ गया हाफ। इन गामा एमिशन, गामा एमिशन में ना प्रोटॉन नंबर बदलता है ना न्यूट्रॉन नंबर बदलता है, खाली और खाली प्रोटॉन्स जो होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो डीएक्साइट होते हैं। अब बेटा देखो, अब आप ये कहोगे कि सर ने तो एलआर सर्किट में खाली ये बता रखा है टी इक्वल टू 0 पे इंडक्टर बिहेव करता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह, और टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे इंडक्टर बिहेव करता है जीरो रेजिस्टेंस की तरह। बेटा दो चीजें थी, एक होता है कैपेसिटर में अगर बैटरी को कनेक्ट किया, एक होता है इंडक्टर में अगर बैटरी को कनेक्ट किया। कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज होता है करंट कम होता जाता है, वो कहेगा मैं चार्ज हो गया अब मैं और नहीं आने दूंगा। और इंडक्टर जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, तो फिर क्या होता है बेटा, पहले तो करंट होता ही नहीं है, तो वो क्या करता है जैसे ही करंट आना चाहता है रोक देता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और बाद में क्या हो जाता है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, जीरो रेजिस्टेंस। अब बीच में करंट कैसे वेरी करता है ये तो मेरे को पता ही नहीं है, मेरे को फॉर्मूला मालूम है ही नहीं करंट किसी टाइम पे क्या होता है। इन्होंने पूछा है करंट और एनर्जी, अगर ये नहीं मालूम है और फिर भी मैंने क्वेश्चन दी तो कुछ तो सोच के दिया होगा। बेटा करंट अगर आई होगा तो एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर होगी, करंट अगर आई होगा तो एनर्जी क्या होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। और एल की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ध्यान से देखो 2, तो एक आई है और दूसरा आई स्क्वायर है, एक ऑप्शन आई है और दूसरा उसका स्क्वायर है। अब देखो 0.45 का स्क्वायर क्या 0.3 हो सकता है? बेटा 0.45 का स्क्वायर, बेटा जब भी किसी चीज के पीछे 5 आता है तो 25 तो आता है, याद आया? अगर 45 का स्क्वायर करें तो पीछे 25 लगा दो, 4 से अगला नंबर 5, 4 5 20, ऐसे किया जाता है। तो ये 0.2025 बन रहा है, ये तो नहीं है। 0.6 का स्क्वायर 0.36 होता है, ये तो 5 दे रखा है। इसके बाद 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो थर्ड वाला ऑप्शन ही बन रहा है। खाली आई और आई स्क्वायर देखना था। बेटा अगर मैंने क्वेश्चन दिया था तो मैं कुछ तो सोच के ही दे रहा हूं ना, आपको आखिरी में इतना परेशान थोड़ी ना करना चाहूंगा कि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको करंट का फॉर्मूला क्या होता है ये पूरा मालूम हो। अगर नहीं है कोर्स में, मेरे को मालूम है तो मैं क्यों दूंगा। बस मेरे को इतना तो मालूम है ना, अगर करंट आई है और एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर है, तो बेटा अगर मैंने दोनों ऑप्शन इसलिए है, अगर खाली करंट होता तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता आपके लिए, क्योंकि आपको डिराइव करना पड़ जाता पूरा। पर यहां पर बेटा करंट और एनर्जी दो चीजें थी।
नेक्स्ट, car accelerates from rest at constant rate of 2 meter per second square for some time, then it retards at constant rate for of 4 meter per second square and comes to rest. पहले 2 से एक्सेलरेट कर रहा है, बाद में 4 से रिटार्ड कर रहा है. बेटा पैसे कमा रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से, जब खर्च कर रहे तो 4 रुपए के हिसाब से. खर्च करने में आधा टाइम लगेगा, खर्च करने में आधा टाइम लगेगा. 3 सेकंड है तो 2 सेकंड के लिए स्पीड बढ़ी होगी और फिर 1 सेकंड में कम हो गई होगी. कह दो आ गया समझ में यार. तो भैया कह रहे मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी? अबे 2 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी? 4. कह दो आ गया समझ में यार. अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है कितना लग रहा होगा. म्यू है हाफ ब्लॉक्स के बीच में. एक मुश्किल क्वेश्चन डाला है हमने. तो बेटा जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 ब्लॉक्स हैं, क्या है म्यू, है ना, ये आपको पता है, तो भाई मेरे को नहीं पता साथ साथ चलेंगे अलग अलग चलेंगे. मान लो साथ साथ चलेंगे, मान लो इन दोनों ने घर छोड़ दिया भैया, ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहती, घर वाले तो मानेंगे नहीं, भारतीय सभ्यता के अगेंस्ट है. अब क्या हुआ, हम मान लेंगे साथ साथ चल लें. भाई साथ साथ चलने के लिए फोर्स क्या चाहिए? हाथों में ये निकाल लो. फोर्स चाहिए हाथ में चलने के लिए, क्योंकि जमानों की खींचतान है, तो फोर्स हाथ में चाहिए. मान लो 10,000 न्यूटन, ये तो बियर कर सकती 500 न्यूटन, मतलब साथ साथ नहीं रह पाएंगे, इनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा. अरे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों नहीं आ रहे क्वेश्चन? अच्छा आ रहे. हाँ ये देखिए, इसके बाद बेटा क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई अरे गधों बातें नहीं करो, मैंने थप्पड़ बजा दिया तुम्हें अरमान कोरी. ये 20 है, ये 2 है. अब सोचो अगर ये दोनों साथ साथ चल रही है, बड़ा है ये छोटा, साथ कब चलेंगे बेटा? जब ये कहेगा, इसका तो मैंने फोर्स लगाया, जब ये कहेगा तू मेरे साथ चल, ये फ्रिक्शन लगाएगा इस पे आगे को, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा पीछे को. 20 माइनस एफ प्लस एफ माइनस 2, 20 माइनस एफ प्लस एफ माइनस 2, 18 इक्वल टू 6 ए आ गया 3, ए क्या आ गया 3, तो फ्रिक्शन क्या होगा? एफ माइनस 2 बराबर 2 इंटू ए क्या है 3, तो एफ क्या आ जाएगा 8, एफ आ गया 8, फ्रिक्शन आ गया 8. और मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एम जी, म्यू एन, एन क्या है एम जी, 2 जी हो गया 10, तो 10. अरे ये तो 8 ही है, तो बेटा मैक्सिमम से कम तो लग ही सकता है. फ्रिक्शन जो होता है बेटा, जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या होता है? म्यू एम जी होता है या म्यू एन होता है? जरा जल्दी बता दो. ना म्यू एम जी होता है ना म्यू एन होता है. एफ एस लेस देन इक्वल टू म्यू एन होता है. बच्चों कह दो आ गया. ये बस इसलिए लिख रहा हूं ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो पहचान लेंगे. चलिए, सन डिलीवर्स 10 की पावर 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स टू दी अर्थ. कह रहे हैं बताइए कितनी पावर इंसिडेंट हो रही है. 8/20 एरिया है, 160 मीटर स्क्वायर. कितना एरिया है? 160 मीटर स्क्वायर ये एरिया है. और 1 एरिया पे एनर्जी आ रही है 10 की पावर 3. तो 10 की पावर 3 इंटू 160, इतने वॉट की एनर्जी आ रही है. दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर 5 वॉट. अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आउटपुट सी क्या होगा. पूछा क्या गया? आउटपुट सी क्या होगा. 2 क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में लॉजिक गेट्स पे. अच्छा कल सबका पेपर है या कल सबका नहीं है ना? मजे आ रहे हैं भाई तुम लोग. चलो 7 तारीख वाला तो सब दे रहे हो ना? बेटा किसी की तबीयत खराब हो तो पहले बता देना यार. ये ए है, ये बी है, यहां आएगा ए बार, यहां आएगा ए प्लस बी, और में होता है ए प्लस बी और फिर हो गया बार. तो ए प्लस बी का बार. बेटा ए प्लस बी का बार प्लस का बार डॉट होता है और डॉट का बार प्लस होता है. ए बार बी बार. अब एंड में क्या था? मल्टीप्लाई. ए बार बी बार. अब ए बार को तो भाई ए बार कह दो ना यार. अरे भाई 0 0 0 1 1 1. अगर ए बार 0 होगा तो 0 इंटू 0 0 ही बनेगा, और ए बार 1 हो तो 1 इंटू 1 1 ही बनेगा. तो ए बार इंटू ए बार तो ए बार ही होगा. अब ए बार बी बार, अरे ये तो प्लस का बार है, प्लस का बार
डॉट होता है। तो कौन सा गेट हो गया? और का अपोजिट, और का अपोजिट नॉर। कौन सा हो गया? नॉर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आया आखिरी में, नैंड में जब सेम इनपुट होते हैं तो बन जाता है नॉट, और वही होता है नॉर में भी। नॉर में भी जब सेम इनपुट होते हैं तो बन जाता है नॉट भैया, बन जाता है नॉट। ये ए, ये बी, ये ए बार, ये बी बार। वेरी गुड। अब क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई एंड ए बार बी बार। क्या ये बात याद है कि एंड में जब सेम इनपुट होते हैं तो नॉट बन जाता है, क्योंकि एंड से बनेगा ए इंटू ए, ए इंटू ए तो ए होता, उसका बार क्या बन गया? ए बार। तो ये क्या आ गया? ए बार बी बार, ए बार बी बार का बार डॉट का बार प्लस होता है ए बार बार प्लस बी बार बार, ए प्लस बी। कौन सा गेट आ गया? और गेट। कौन सा गेट? जी। शराब वापस नहीं है? शराब गया था अभी वापस नहीं है? वही मैंने कहा, पता नहीं इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। और शदाब मेरे दोस्त सब ठीक ठाक है? अब बेटा ये जो क्वेश्चन है 36 वाला, ये ज्यादा अच्छे से तो मेरे को आता नहीं, पर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं। बेटा न्यूट्रल पॉइंट पता कौन सा पॉइंट होता है? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जीरो, जहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का बैलेंस हो जा रहा है मैग्नेट से। अब बेटा लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है, ये बताना चाहिए था हम कहां हैं, ये बताना चाहिए था हम कहां हैं। बेटा होता क्या? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आप मान लो अर्थ के अंदर क्या है? बार मैग्नेट है। क्या है बेटा अर्थ के अंदर? बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल कुछ यहां पे इस तरफ को आता है, तो फील्ड लाइंस ऐसी आती हैं, यहां पे ऐसे तो इधर जाएंगी और यहां से अंदर को आएंगी, और यहां पे ये बन जाती हैं फील्ड लाइंस। आप बस ये थोड़ा सा इधर होती है, 11.3 डिग्री पे है आजकल, ये एंगल भी लगातार बदल रहा होता है। जो अंदर के अर्थ के अंदर मान लो छुपा रखी है हमने एक बार मैग्नेट, क्या मान लो छुपा रखी है बार मैग्नेट, ये 11.3 डिग्री एंगल है। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा? यहां पर क्या कर रहा है? डिप कर रहा है, और यहां कर रहा है राइज कर रहा है। बेटा डेवलप हुआ था मैग्नेटिज्म कहां पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पर हमने डिप नाम दिया था, तो यहां पर हम बोल देते हैं नेगेटिव डिप। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोल देते हैं? नेगेटिव डिप। क्या बोल देते हैं? नेगेटिव डिप। अब कहां है ये? यहां पर हमको क्वेश्चन में बताया नहीं है, जो कि मेरे को गलत बात लगी। ये कहना चाहते हैं कि हम यहां पे, पर मेरे को कैसे पता लगेगा? और कह रहे नॉर्थ की तरफ को मैग्नेट का नॉर्थ पॉइंट कर रहे हैं, एक्चुअली यहां पे साउथ पोल होता है। एक्चुअली यहां पे क्या होता है? साउथ पोल होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी? अभी बताया, ऐसे। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। अब उसको बैलेंस कहां पे कर सकता है? इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट के अलोंग आएगी, तो एक्सियल पोजीशन पे बैलेंस नहीं हो पाएगी। अगर यहां होगी तो, अगर यहां होगी तो एक्सियल पोजीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस नहीं हो पाएगी। अगर ऐसे मैग्नेट रखी होगी, ऐसे रखी होगी तो कर लेगा एक्सियल पोजीशन पे। तो कैसे रखा है मैग्नेट, क्या ये पता है? नहीं। क्या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा है या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट रखा है मैग्नेट को? ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं। या दिया? पिछले साल तो नहीं दिया था। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है। अच्छा, नॉर्थ पोल अगर साउथ की तरफ होता तो ऐसे होते, दिया है। नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ पोल नॉर्थ की, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? नॉर्थ की तरफ, क्योंकि एक्चुअली में वो साउथ पोल होता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? नॉर्थ की तरफ। दिया है बेटा, दिया है। सॉरी हो गई, वो अलग क्वेश्चन था, गलत याद आ गया वो मेरे को। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, नॉर्थ पोल किधर को है? कह रहे नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इधर, अर्थ की भी इधर।
तो एक्सियल पोजीशन में बैलेंस होने का चक्कर ही नहीं है। चक्कर कहां है फिर यहां पे बैलेंस होने का? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में आती है। km/r³ को बैलेंस करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, पर कहते हैं कि साउथ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर कहते साउथ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड आती तो यहां पे इसके कारण इधर को आती है, अर्थ की भी इधर, यहां कैंसिल नहीं होती, अब यहां पे कैंसिल होती। तो बेटा नॉर्थ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ या साउथ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स, मतलब नॉर्थ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ दे रखा है क्वेश्चन में मैग्नेट की पोजीशन। जो मैग्नेट की पोजीशन है उससे पता लगेगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट है वो एक्सियल में या इक्वेटोरियल में। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? भैया जो मैग्नेट, ये जो मैं अर्थ की जो मैग्नेट है, जो अर्थ के अंदर मैग्नेट छुपी हुई है, हम नॉर्थ इसको नाम इसलिए देते हैं क्योंकि मेरा कंपास इधर को पॉइंट करता है। ये एक्चुअली में क्या होता है? साउथ होता है। यहां पर जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अंदर घुसना है, जा उधर को रही है, नॉर्थ की तरफ को जा रही है। तो अगर इसका जो हमारी जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है तो एक्सियल पे बैलेंस नहीं होगी, इक्वेटोरियल पे होगी। km/r³ से बैलेंस करेंगे। किससे बैलेंस करेंगे? km/r³ से। पर अगर कोई कह देता साउथ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अब फील्ड लाइंस इधर हैं हॉरिजॉन्टल वाली, अब बैलेंस करने के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन चाहिए होगी, इसकी फील्ड इधर को आएगी तभी काट पाएगी। कह दो आगे। तो यहां पर क्या है बेटा? km/r³ को k क्या होता है? μ0/4 10⁻⁻⁷ m मैग्नेटिक मोमेंट बाय r³, 0.1 का क्यूब 10⁻⁻3, इसको बराबर करना है 0.4 गॉस। 1 गॉस क्या होता है? 10⁻⁻4 टेस्ला। खत्म। तो 4 में तो आंसर आना ही आना है ना? नन ऑफ दीज भी दे रखा है वैसे, नहीं तो 0.4 ही होगा। ये 10⁻⁻4 बन गया, हाँ 0.4 आ। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? सेकंड। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं M1 M2 दो मासेस हैं शायद प्लैनेट्स के, और उनके बिल्कुल मिडिल पॉइंट में एक मास है, उसको एस्केप करना है। अरे भाई यहां से उसको एस्केप करना है, बताओ कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी? VE ½ mVE², और बीच का डिस्टेंस कितना है? D -gm1m/d/2 -gm2m/d/2 -gm1 प्लस m2m/d/2। यार कह दो आ गया यार, ये बात समझ में आ गई? पहले इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, फिर इसके साथ लिख लो -gm1m/d/2 -gm2m/d/2। बेटा d बीच का डिस्टेंस है, दो प्लैनेट्स हैं, उनके बीचों बीच एक मास है m, उनके बीचों बीच एक मास है m। तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या दी? -gm1m/d/2, इसके साथ क्या दी? -gm2m/d/2 और प्लस ½ mVE², इसको कर दो 0 + 0। बस यहां से निकाल लो वी, ठाए से। कैसे निकाल लो? अरे बोलो, ठाए से। बस यहां से वी निकाल लो। क्या आ जाएगा भाई? 2 तो बाहर आ जाएगा, √gm1m2 प्लस 2√gm1m1 प्लस m2। अच्छा 4 अंदर ले लो ना, अंदर 4 ले लो और m1 प्लस m2 आना चाहिए, बस सही हो गया पहला ऑप्शन। नेक्स्ट भाई 1/v और p में ग्राफ दे रखा है भाई, इससे लल्लू क्वेश्चन कहां से चुरा के लेके आओ, मेरे को समझ में भी नहीं आती। तो पुत्र तमन्ना भाटिया, कौन है भाटिया? कौन है? उजैर तो नहीं है यार। तो बेटा PV = nRT, PV = तो 1/v क्या देगा? P/nRT, P/। तो बेटा जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी स्लोप कम, तो TC जो होगा वो TB से कम होगा। बेटा P के साथ ग्राफ बना रहे तो ये चीज स्लोप है, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी स्लोप कम। खत्म बात। TC जो है ज्यादा है, TB कम है, TA और कम है।
जितना टेम्परेचर कम उतनी स्लोप ज्यादा। टी ए लेस देन टी बी लेस देन टी सी, कह दो आ गया भाई, नहीं आया समझ में। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहे हैं अ थिन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज हेल्ड वर्टिकली विद वन एंड ऑन द फ्लोर एंड इज अलाउड टू फॉल, find the velocity of the end of the other end which when it hits the floor assuming that the end on the floor does not slip। कह रहे हैं एंड जो है वो स्लिप नहीं हुआ, एंड जो है वो स्लिप। तो बेटा कैसे करेंगे, mg/L/2 ये ग्रेविटी ने किया वर्क बहुत ही शानदार, बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, हाफ को काट देंगे, एल ओमेगा हो जाएगी एंड की वेलोसिटी जब हिट करने वाला है, तो एल ओमेगा निकाल लेंगे √3gl। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा क्वेश्चन क्या है, बेटा कह रहे हैं कि भाई cot a/2, बेटा ये 40 वाले क्वेश्चन पे बेटा 5 स्टार बना दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, क्या ये बात याद आ गई? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ऑप्टिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में म्यू इक्वल टू, बेटा कब मिनिमम डेविएशन आता है? जब R1 R2 बराबर होते हैं, जब R1 R2 और इन दोनों का सम होता है a, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे a/2 और ये I। बेटा मिनिमम डेविएशन आ जाता है 2i माइनस ए, I1 प्लस I2 माइनस ए होता है डेविएशन, और जब I1 I2 बराबर हो तो 2i माइनस ए, तो I क्या आ जाएगा a प्लस डेल एम बाई टू। ये जो ऊपर वाला ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो नीचे वाला ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अंदर वाला एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मिनिमम डेविएशन। म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ऊपर वाले में अंदर वाला एंगल कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। नीचे वाले में अंदर वाला एंगल कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अंदर वाला एंगल फॉर मिनिमम डेविएशन। कह दो आगे, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अब ये म्यू तो रखा cot a/2, तो cos a/2 अपॉन sin a/2। अरे बकवास क्वेश्चन है यार, काट दो। अब cos को क्या लिख दोगे? sin 90 माइनस a/2, बस इन दोनों को बराबर कर दो। 180 माइनस a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a प्लस डेल एम बाई टू, तो डेल एम क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2, डेल एम क्या आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 2 है। क्या दो आ गया भाई, नहीं है समझ में साक्षी? तो बेटा इसके बाद नहीं है, पतीले आ रहे हैं, आ रहे हैं यंकी भाइयों, मेरी बात सुन लो ध्यान से। बेटा कह रहे हैं 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक प्लेट के एंड से हमने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। बेटा एक प्लेट से हमने रिलीज किया, दूसरी प्लेट पे वो अट्रैक्ट होके जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट पे इलेक्ट्रॉन जो है यहां से अट्रैक्ट होके जा रहा है, बताना कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। बेटा वन चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। प्लीज बेटा मेरी बात सुन ले, वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल। अरे गधों, वन चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल। तो बेटा एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? QV1। गधे लोकपाल, एक जगह पे पोटेंशियल जो QV1 और दूसरे पे जाएगी QV2, तो जो डिक्रीज आया पोटेंशियल जी वो वर्क डन होगा, Q डेल्टा V आएगा वर्क डन। एक्चुअली Q डेल्टा V बोलना चाहिए, माइनस Q डेल्टा V बोलना चाहिए, माइनस Q डेल्टा V बोलना चाहिए। अरे गधों, Q इंटू VI ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, QVF ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आ जाएगा? QVI माइनस VF, माइनस Q कॉमन ले लो, VF माइनस VI, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा V। माइनस Q डेल्टा V होता है वर्क डन, माइनस Q डेल्टा V क्या होता है? वर्क डन। अरे बच्चों कह दो आ गया यार, तो वर्क डन क्या होता है? माइनस Q डेल्टा V है ना, मैग्नीट्यूड लेना तो Q डेल्टा V कह लो यार। तो E और जो पोटेंशियल डिफरेंस है 20 है। अगर कोई पूछता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, तो QVF माइनस QVI, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वर्क डन। और अगर कोई पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस Q डेल्टा V आएगा। बेटा या तो UI माइनस UF, या नेगेटिव ऑफ डेल्टा U, या नेगेटिव ऑफ Q डेल्टा V, या नेगेटिव ऑफ Q डेल्टा V। और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछता है, या तो डेल्टा U इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, या Q डेल्टा V, या और वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछेगा तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी UI माइनस UF, या माइनस ऑफ डेल्टा U, या माइनस Q डेल्टा V।
तो E इंटू 20 ये हो गया वर्क डन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। बेटा यहां से V बताना है कितना आ गया बेटा, बहुत ही बकवास है। अंडर रूट 2E बाय एम, ये भी सॉल्व करूं या रहने दो? अंडर रूट 2E बाय एम और 20 भी है, अंडर रूट 2E बाय एम और 20 भी है। अब E क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये क्या होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। कर लोगे यार, 9.1 को 9 लेना, 9 का अंडर रूट 3 कर देना, 1.6 को 16 बाय 10 कर देना, 16 को 4 लेना अंडर रूट को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहे मैक्सिमम वेलोसिटीज बराबर हैं। तो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है बेटा एसएचएम में? ए ओमेगा। क्या होती है बेटा? ए ओमेगा। और ओमेगा क्या होता है मोडेली? ओमेगा क्या होता है? के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। के एक्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या था? के एक्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा अंडर रूट के बाय एम। सुनीति को समझ में आ गया? तो ओमेगा क्या होता है बेटा? अंडर रूट के बाय एम। क्या होता है बेटा? अंडर रूट के बाय एम। तो बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या आएगा अगर मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है, मासेस बराबर है? तो a1 अंडर रूट k1 बाय एम इक्वल्स टू a2 अंडर रूट k2 बाय एम। कह दो आ गया? अरे हाँ ना बोलो यार। तो अगर कोई कहेगा मैक्सिमम वेलोसिटीज बराबर है तो a1 ओमेगा 1 इक्वल टू a2 ओमेगा 2, और कोई कहेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन बराबर है तो ओमेगा स्क्वायर a होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर a। एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए एक्स ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। ओए गधे, ओ गधे, ए एक्स ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप। ए बी ग्राफ क्या होता है? एलिप्स। वी एक्स ग्राफ क्या होता है? एलिप्स। बेटा एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी, वी होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 कर लो, एक बार बनेगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एक बार बनेगा वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। वी एक्स का ग्राफ एलिप्स, ए बी का ग्राफ एलिप्स, ए एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, और काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ पैराबोला, ऊपर को खुलने वाला। पोटेंशियल एनर्जी का, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऊपर को खुलने वाला, और काइनेटिक एनर्जी का ऐसा, और सम रह जाता था कांस्टेंट। क्या ये बात याद आ गई? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हाफ के एक्स स्क्वायर पैराबोला। और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, शमा पांडे गधी कैसा मुंह बना के बैठी है, जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जितनी तेजी से बढ़ेगी उतनी तेजी से घटेगी, सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये किसका ग्राफ है? शमा पांडे गधी। बस उजैर नहीं है तो इसका मुंह उतर गया। ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया नहीं आ गया? जी अरे टॉमी, टॉमी, ताशी, बेटा देखो मेरी बात सुन लो ध्यान से। कह रहे पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दो। अरे ये क्वेश्चन छूट गया था, सेंटर ऑफ मास की पाथ छूट गया, पावर भी छूट गया, 41 42 छूट गए। अरे बेटा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। और दोनों का मास बराबर है तो क्या आ जाएगी? a1 प्लस a2 बाई 2 और v1 प्लस v2 बाई 2। अब बताओ जरा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ai कैप प्लस bj कैप अपॉन 2। कोई मदद मत कर देना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोलो ai कैप, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बोलो 2a प्लस a 3a i कैप 4b माइनस b 3b j कैप अपॉन 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में हो तो कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन। और अगर वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में ना हो तो कैसा आता है? पैराबोलिक। तो कैसा आता है? और वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में तो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन।
और वेलोसिटी और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो भी स्ट्रेट लाइन, तो भी स्ट्रेट लाइन। इसके बाद 41 कह रहे हैं वेलोसिटी को हमने कर दिया है डबल, एक मिनट में बताओ पावर। अबे यार हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन टाइम। पावर होती है बेटा रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच वर्क इज डन। अबे रौनक कुमावत, रेट एट विच वर्क इज डन होती है पावर, और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, आप ये भी कह सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट यहां पर 45 में पूछा है एनर्जी कब रिलीज होगी और एनर्जी कब लगेगी, एंडोथर्मिक कब है और एक्सोथर्मिक कब है। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, सुन लो, 1 से 50 वाले अगर कंबाइन करते हैं, क्या कह रहे हो, चल रही है मेरी तरफ है वो, 1 से 50 वाले अगर कंबाइन करते हैं तो बेटा बनेंगे क्या, 51 से 100 वाले, ये कंबाइन करेंगे तो ये बनेंगे। ठीक है भैया, तो अगर पहले भी बाइंडिंग एनर्जी वही थी, बाद में भी बाइंडिंग एनर्जी वही है, तो क्या एनर्जी रिलीज होगी, आंसर क्या होगा, नो। आंसर क्या होगा, नो। तो पहला वाला गलत है, ए ऑप्शन गलत दिया है। बी ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर लाइंग बिटवीन 51 टू 100 विल रिलीज एनर्जी। अगर 51 से 100 वाले कंबाइन करेंगे तो 51 वाला कंबाइन करेंगे तो 102 बनेगा। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा वाला बन रहा है। अगर ये देखो ये पेन अभी स्टेबल स्टेट में, अब स्टेबल स्टेट में, तो यहां से यहां जाने में एनर्जी रिलीज होती है। जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही होती है प्रोडक्ट की तो एनर्जी रिलीज होती है, जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है प्रोडक्ट की तो एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्टेंट को फोड़ने में एनर्जी लगानी पड़ती है, प्रोडक्ट जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। कोई कह देगा फ्यूजन हो रहा है 101 से आगे वालों का फ्यूजन हो रहा है, 101 से 110 वालों का फ्यूजन हो रहा है मान लो, तो बेटा क्या होगा, 100 से आगे वालों का फ्यूजन हो तो आधे वाले बनेंगे, ये वाले बनेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कम वाले। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस केस में लगेगी ज्यादा निकलेगी कम, तो नेट में एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो बेटा बी वाला सही है, सी वाला, फ्यूजन ऑफ अ न्यूक्लियस लाइंग इन द रेंज ऑफ 100 to 200 विल रिलीज एनर्जी। क्या बकवास कर रहे हैं, 100 से 200 वालों का अगर फ्यूजन होगा तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। और अब बेटा इसके बाद कह रहे हैं कि 200 वाला, 200 से 260 वालों का अगर फ्यूजन होगा, 200 का फ्यूजन होगा तो 100 वाला बनेगा, 260 वालों का फ्यूजन होगा तो 130 वाला बनेगा। दोनों बार इसी रेंज में आ रहा है, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी रिलीज होगी। बेटा मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी होती है। बेटा मेरी बात सुन लो ना, मैं इतनी जोर से इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप सुन नहीं रहे होते हो गधे। तो बेटा जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरफ होते हैं लेफ्ट साइड, उतने ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन राइट साइड होते हैं। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर बराबर हैं तो बेटा यहां पर जब मेरे को इसको तोड़ना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगानी पड़ेगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिए तो न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करके बेटा वर्तिका गधी हम यहां पे बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। निकिता सरकार यहां पे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी रिएक्टेंट की, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी प्रोडक्ट की। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये एनर्जी लगाई और ये एनर्जी निकली, तो नेट में क्या हो जाएगा, कितनी एनर्जी निकली अगर आपको ये निकालना है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ये फोड़ने में एनर्जी लगाई और ये जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कंबाइन हो तो एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ रहा कनौजी है बेटा, पढ़ रही हो ना मेहनत से भाई प्लीज। ये हो गए 45 क्वेश्चन तक। इसके बाद आता है 46 क्वेश्चन। कह रहे हैं वोल्टेज कब ज्यादा आएगी, कह रहे हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग कब ज्यादा आएगी। अरे भाई देखो, अगर S1 को क्लोज करोगे तो 3R रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा, S2 को क्लोज करोगे तो 6R सीरीज में आ जाएगा, दोनों को क्लोज करोगे तो 6R 3R क्या हो जाएगा 2R।
अब देखो बेटा, मैंने बच्चों में अगर अपने पैसे बांटने, मान लो भैया अब हमारा आउट होने का टाइम आ गया, दो बच्चे मान लो, ये इनमें पैसे बांटने 10 रुपए, अगर दोनों ने मान लो बराबरी बराबरी से सेवा करी तो 5 रुपए दोनों में बांट के चले जाएंगे। और अगर मान लो इसने सेवा कम करी, उसने ज्यादा करी, तो 1:2 में बांट दिए, है ना। और इसको हमने दी 3.333 और उसको 6.6666 मान लो ये, लेकिन ये बहुत बदतमीज बच्चा है, तो मैंने सोचा चलो जाते कुछ तो देके जाएंगे, अब मैंने 1:3 में बांट दिया, 2.5 और इसको क्या देंगे 7.5। तो बेटा कहने का रेशियो, बेटा यहां पर करंट बेटा जो आएगा सीरीज में, करंट सेम आएगा दोनों में। अगर R1 R2 है, जो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो होगा वो R1/R2 का ही आएगा। तो बेटा एक बार जो वोल्टमीटर की साइड में जो रेजिस्टेंस है वो 3R है, एक बार 6R है और एक बार 2R है, तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के रेशियो में ही पोटेंशियल ड्रॉप आना है। अगर दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है और एक R2 है, बेटा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप तो V आना है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V आना है। इसमें जो करंट आना है वही इसमें करंट आना है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप IR1 आना है, इसमें IR2 आना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो R1/R2 होगा। और जैसे जैसे अगर आपने खाली S2 को क्लोज किया तो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा हो गया 6R, खाली S1 को क्लोज किया तो 3R, और S1 S2 दोनों को क्लोज किया तो सबसे कम हो जाएगा। तो जब S1 S2 को क्लोज किया तो रेजिस्टेंस सबसे कम, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो V3 सबसे कम आएगा और V2 सबसे ज्यादा आएगा। कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है 100 जूल से, वर्क कितना होगा। अबे आइडियाबैटिक में हीट तो सप्लाई करते नहीं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है। और बेटा मैं पढ़ा पढ़ा के थक चुका हूं बेटा, लीस्ट काउंट होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कह रहे हैं 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 4 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। और कह रहे 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, 1 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा 1 मेन स्केल डिवीजन क्या रखा है 1 mm, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या रखा है 1 mm गधों। और कह रहे हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हैं। तो 8 mm, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा बेटा, अगर 10 ये 8 के बराबर है तो 0.8 mm। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन 0.2 mm, 0.02 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहे हैं व्हेन वी फर्स्ट ऑब्जर्व अ व्हील इट इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज 30 रेडियन पर सेकेंड, बट व्हेन वी ऑब्जर्व 10 सेकेंड लेटर वो 30 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या हो गया 50। Assume that the wheel's angular acceleration is constant during 10-second interval, that our point of view does not change. Assume that wheel continues with the same angular acceleration. What would its angular displacement be over next 10 seconds, that is between 10 second and 20 second। कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो बेटा अगर पहले 10 सेकंड में 10 से बेटा जो वेलोसिटी थी 30 से अगर -30 हुई तो चेंज कितने का है 60 का, तो अगले वाले 10 सेकंड में भी 60 का चेंज आएगा। 30 से क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी, पहले 30 एक डायरेक्शन से 30 दूसरे, अब 30 से क्या हो जाएगी 60 बढ़ के 90 हो जाएगी। और एवरेज का 30 90 का एवरेज क्या हो जाएगा 30 + 90/2 60, और 60 × 10 जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। बेटा पहले 30 थी फिर -30 हो गई, या पहले माइनस कह लो अब 30 हो गई। अब जो चेंज यहां पे आया 10 सेकंड में वही चेंज आएगा 60 का, और 60 से और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। 30 से 90 हुई, एवरेज हो गई 60 एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई 600। क्या मैं समझाने में कामयाब हो पाया हूं? चोरों आ गया समझ में? तेजस्वी